ठीक, क्लियर है ऑडियो एंड स्लाइड दोनों? चलो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमने यूट्रस, एंडोमेट्रियम, सर्विक्स, ओवरी देख लिया था। अब बारी आती है फेलोपियन ट्यूब की। तो फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं, आप सबको पता है 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। उसका फिम्ब्रियल एंड इनफंडिबुलर, एम्पुलर, एम्पुलरी एंड इस्थिमस पार्ट होता है। ये जो है, इसमें मेन जो इश्यू आता है क्लिनिकल, वो है आइदर इन्फ्लेमेशन, सैल्पिंजाइटिस या ब्लॉकेज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस थिंग इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, स्लाइड इज नॉट विजिबल, नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? इट्स विजिबल मैम। बच्चे जिनका नहीं है वो थोड़ा सा अपना चेंज करें, है ना। अब इसी में क्योंकि टाइम चला जाएगा नहीं। अब इसमें हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब का, उसको मेनली देखेंगे कि म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा और सेरोसा, 3 लाइनिंग्स होती हैं। म्यूकोजा इज द इनर मोस्ट लेयर, जिसपे सीलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल्स होते हैं, और सारा खेल इसी का है। अगर इन्फ्लेमेशन हुआ, पेशेंट स्मोक करती है, अल्कोहल इनटेक है, या उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कोलाइटिस है, अपेंडिसाइटिस की हिस्ट्री है, कोई भी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम है पेल्विस की, मतलब इसकी हिस्ट्री है, तो उसके ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं। एंड सीलिया ही ओवम को आगे पुश करने का काम करते हैं। तो वो जब पुश नहीं होगा और वहीं फर्टिलाइज हो जाएगा, तो वो जो जाइगोट बनता है उसके बाहर एक जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है। ये जोना पेल्यूसिडा लेयर जो है, दैट हैज नॉन एडेसिव नेचर। लेकिन 4 दिन बाद जब वो रिलीज होगा, उसको हम बोलते हैं कि जो जाइगोट बन गया दैट इज रिलीज्ड। तो वो जैसे ही रिलीज होता है, उसका एडिसिव नेचर होता है, क्योंकि बाहर ट्रोफोब्लास्टिक लेयर होती है। तो अगर ये सीलिया नहीं है या डैमेज्ड है, तो जो रोलिंग है ओवरी फर्टिलाइज जाइगोट की, वो स्लो हो जाएगी। एंड दैट इज द रीजन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी आजकल ज्यादा दिखने लगी है, क्योंकि पेशेंट्स का इनटेक, फीमेल पेशेंट्स का स्मोकिंग एंड अल्कोहल का इनटेक बढ़ गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस इंसिडेंसेस विच वी सी। देन इसमें म्यूकोजा में सीलिएटेड के बाद एक सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। ये आगे जब मैं पढ़ाऊंगी उसमें अम्बु वर्ड आता है, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम। अम्बु में हम स्त्री शुक्र लेते हैं एंड सिक्रीशंस ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट। उसमें ये सिक्रीटरी सेल्स के फ्लूइड्स यू कैन सी, दीज सेल्स प्रोड्यूस फ्लूइड दैट नरिशेस द एग एंड स्पर्म, नरिशमेंट देता है, एंड तब उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो म्यूकोजल लाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेलोपियन ट्यूब्स। Muscularis mucosa is for the peristaltic movement of fallopian tube. Serosa is the protective layer. Clinical significance fallopian tube का, इनफर्टिलिटी मैंने जैसा आपको बताया, इसमें ब्लॉकेज, हाइड्रोसैल्पिंग्स, सैल्पिंजाइटिस, ये रीजंस होते हैं। ब्लॉकेज सिर्फ टीबी या किसी इंफेक्शन की वजह से नहीं, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि उसमें एंडोमेट्रियम, जो यूटराइन ओपनिंग है फेलोपियन ट्यूब की, उसका डायमीटर 1 mm है। अब उस 1 mm को आप इमेजिन करो कितना बड़ा होता है। उसमें एक ब्लड क्लॉट भी एंडोमेट्रियम का जाके फंस गया एंड ड्राई होके कैल्सिफाई हो गया, ब्लॉकेज हो गई अधिक कॉर्नुअल है। तो इट इज नॉट ओनली कि पेशेंट को टीबी था इसलिए ट्यूब ब्लॉक हो गई, कई बार डीएनसीज में ब्लड क्लॉट चला जाता है। इसलिए नॉर्मली हम, जिनके बच्चे नहीं है या प्राइमीज हैं, उनमें आई नॉर्मली टेल दी हॉस्पिटल जहां मैं पेशेंट्स को भेजती हूँ कि डीएनसी अवॉइड करो, टैबलेट से करके देख लो, क्योंकि जहां इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ वहां पे ब्लड का रिट्रोग्रेड फ्लो हो सकता है एंड वो ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एज आई टोल्ड यू, कि ट्यूब में अगर कोई इंफेक्शन है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक से नहीं होगा, सीलिया डैमेज है तो जाइगोट का मूवमेंट नहीं होगा, और वो जो टाइम होता है फर्टिलाइजेशन के बाद 4 to 5 डेज में इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में जाना, वो टाइम वही ट्यूब में ही रह जाता है एंड द बेबी गेट्स इम्प्लांटेड देयर ओनली। इन्फेक्शंस एंड ट्यूबल लाइगेशन,
ट्यूबल लाइगेशन आप सबको पता है, परमानेंट स्टरलाइजेशन ऑफ ट्यूब। इट इज डन इन 2 वेज, एक लैप्रोस्कोपिकली जिसमें हम एक रिंग डालते हैं, ट्यूब जो है उसको ऐसा होल्ड कर लेते हैं और उसमें एक रिंग डल जाती है, तो उसको छल्ला बोलते हैं ऐसे। एंड दूसरा है ओपन ट्यूबेक्टोमी, जिसमें ट्यूब के दोनों एंड्स को कट करके स्टिच या कॉटरी कर दिया जाता है। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस हियर इज कि रीकैनलाइजेशन के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इजी है लैप्रोस्कोपिक को खोलना, कि आपने उस छल्ले को कट किया एंड एक कैन्यूला पास कर दिया तो उसकी पेटेंसी मेंटेन हो जाती है। पर जब किसी को काट के सीते हैं तो एनास्टोमोसिस इज नॉट दैट इजी। रीकैनलाइजेशन लोग क्यों कराते हैं? ट्रेंड है आजकल एक बच्चे का, एक हुआ टीटी करा, आपको पता नहीं आगे जाके उसको क्या हो सकता है। 3 पेशेंट्स तो मेरे पास ही हैं एट द एज ऑफ 42, 43 कि अब सेकंड चाहिए क्योंकि बेटे का एक्सीडेंट हो गया या कुछ मेंटली चैलेंज निकला, क्योंकि ये सब आपको 5 इयर्स के बाद समझ में आता है कि उसके माइलस्टोन डिलेड हैं या क्या प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली डॉक्टर्स आजकल मना करते हैं फॉर परमानेंट स्टरलाइजेशन। देन दी अदर इन्फेक्शंस, जैसे मैंने कहा कि पेल्विस में क्या क्या आता है, रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन, एपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, इन सब की वजह से जो इन्फ्लामेटरी सिरस डिस्चार्ज है दैट कैन इन्फेक्ट द फिम्ब्रे एंड वो एडर हो जाता है और दैट लीड्स टू हाइड्रोसैल्पिंग्स। ट्यूबरकुलोसिस के लिए टेस्ट होता है टीबी गोल्ड क्वांटिफेरॉन, ये सबसे ऑथेंटिक टेस्ट है। पेशेंट का ब्लड टेस्ट होता है इसमें एंड उसमें टीबी है कि नहीं वो बहुत अच्छे से आ जाता है। पहले मॉन्टुक्स किया जाता था, एडीए किया जाता था, अब वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गए, टीबी गोल्ड क्वांटिफेरॉन आया है। एंडोमेट्रियोसिस मैंने अभी डिस्कस किया। कोई प्रीवियस सर्जरी, कहीं भी कोई भी सर्जरी हुई हो तो वो रॉ एरिया में एक चिपकने की ताकत है, हमारी बॉडी में भी आप देखेंगे एक्सटर्नली कहीं स्टिच लगता है तो वो चिपक जाता है। तो ऐसे ही अगर किसी का अपेंडिक्स निकला है, किसी के इंटेस्टाइन में एनास्टोमोसिस हुआ है या किसी की सिस्टोस्कोपी हुई थी, ब्लैडर रप्चर हुआ, बहुत सारी चीजें, उसमें प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से ट्यूब्स भी कई बार एडहेरेंट होकर ब्लॉक हो जाते हैं। एंड लॉन्ग टर्म कॉपर टी या मल्टीलोड किसी ने यूज किया है तो उसमें भी इसीलिए ड्यूरेशन दिया जाता है कि 3 साल वाला, 5 साल वाला, 7 साल वाला, लोग भूल जाते हैं लगवा के। एंड आप अपने ओपीडी में जब आपके पास आई तो आपने भी देखा होगा फाउल स्मेलिंग व्हाइट डिस्चार्ज एंड दी कॉपर टी इज एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। इस वजह से क्या होता है, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एंड कॉपर टी का जो टी है वो दोनों ओपनिंग से थोड़ा सा दूर रहता है और उसको ब्लॉक कर देता है। इन सब केसेस में कॉपर टी हो या अदर इन्फेक्शंस हो उसमें आप उत्तरवस्ती दे सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस somehow I feel कि पेशेंट शुड बी ट्रीटेड विद दी एटीटी ड्रग्स, टीबी की ड्रग से। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, अब ये सबसे ट्यूब बंद क्यों होती है? वो बंद होती है क्योंकि वहां स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग मींस खरोंच जैसे आपको बाहर दिखती है, ऐसी हमारी बॉडी में भी इन्फेक्शन से अंदर लाइनिंग डैमेज हो जाती है। एंड इस स्कारिंग का सबसे बड़ा नुकसान है डैमेज टू सीलिया। सीलिया डैमेज हो गए तो ट्यूब्स चिपकने लगती हैं एंड दैट कॉजेज एडिशंस। लॉस ऑफ सीलिया जो मैंने अभी बताया, एंड जब सीलिया का लॉस होता है तो इम्पेयर्ड फंक्शन, जो फंक्शन में खराबी है वो क्या होगी, ओवम ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, risk of ectopic pregnancy, and finally the patient lands up in infertility. Common investigations which should be done in all the cases which I have discussed today are, पहला pelvic examination, पीवी करना मस्ट है, आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं अपनी प्रैक्टिस में ही बताऊं, एक गांव की पेशेंट थी, 7 years of marriage, बच्चे नहीं हो रहे, अब पीरियड हाँ आता है, रिलेशन मुझे लगा उनमें अवेयरनेस नहीं होगी, नहीं अच्छे से होता है। मैंने उसको लिटा के जब पीवी किया तो आई कुड नॉट फील हर
सर्विक्स एक तरफ से और दूसरी तरफ से फील हो रहा था। तो शी वॉज अ कंप्लीट सेप्टेड लेडी। उसके पूरे यूट्रस में सेप्टा था, फ्रॉम फंडस टिल वजाइनल। इधर एक सेप्टा, एक बिल्कुल थिक शीट थी। इसमें प्रेगनेंसीज होना इम्पॉसिबल है। पहले उसका सेप्टा निकलेगा, ऑपरेट होगा, सेप्टोप्लास्टी होगी, देन शी विल बिकम प्रेग्नेंट। तो पीवी एग्जामिनेशन इज मस्ट। देन पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में पूजा थोड़ा सा इन लोगों को ना जल्दी ज्वाइन करने बोलो, ये टिंग 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 पूरे टाइम ना बहुत डिस्टर्ब करती है। पैप स्मीयर जो है, पैप स्मीयर में जहां आपको पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि रिपीटेड डर्टी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज या वेटनेस रहती है, अगर 40 प्लस है तो 100% करना है। बट अगर कोई यंग लड़की में भी बार बार है तो पैप स्मीयर करें। एंड पैप स्मीयर इज इजीएस्ट, कैन बी डन एट ओपीडी लेवल। जैसा हम कान साफ करने का ईयरबड लेते हैं, बिल्कुल वैसे लंबे लंबे आपके लिए स्पैचुलास होते हैं जिनमें एक तरफ कॉटन लगा होता है। कॉटन नहीं होगा तो बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश होगा। दोनों वो किट आती है। कॉटन होगा तो वो एक बिल्कुल ट्यूब होगी, उसके अंदर ऐसे चूड़ी के साथ फिट आता है। और अगर कॉटन नहीं है, ब्रश है, तो स्लाइड आती है। आप बिल्कुल जेंटली पेशेंट के सर्विक्स में डाल के एक्सटर्नल लॉज में, इंटरनल में नहीं जाना, उसको ऐसा रोटेट करेंगे और जितना उस पे गीला गीला आ गया वो निकालेंगे और उसको ट्यूब में वापस चूड़ी लगा के रख देंगे। एंड यू विल सेंड टू द लैब फॉर पैप स्मीयर स्कैनिंग। अगर वो ब्रिसल्स वाला है तो स्लाइड में उस डिस्चार्ज को लगा के दे गिव यू द कंप्लीट किट, कवर स्लिप लगा के आप उसको भेज देंगे। लैब वाला ले जाता है। 400 से 500 के बीच का ये टेस्ट है। इसमें हमको क्या दिखेगा? सर्वाइकल कैंसर मैंने बता तो दिया, आप लोगों को कल का याद है। उसमें अगर हमको लेडी इज पोस्ट मीनोपॉजल और कॉल्यूमिनार सेल्स मिल रहे हैं, देन इट इज प्री कैंसरस। एटिपिकल सेल्स मिल रहे हैं, इट इज प्री कैंसरस। या डिस्प्लेसिया मिल रहा है, इट इज प्री कैंसरस। तो पैप स्मीयर और इन्फ्लेमेटरी मिल रहा है या कोई यीस्ट या बैक्टीरिया है, दैट इज नॉर्मल, दैट हैज टू बी ट्रीटेड विद द मेडिसिन्स। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अगेन अ मस्ट, क्योंकि ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी और ईस्ट्रोजन, इन सब का बहुत तगड़ा रिश्ता है। अगर मीनोपॉज के बाद भी या मीनार्की के आसपास जहां ईस्ट्रोजन का पीक है, आप किसी पेशेंट का ब्रेस्ट एग्जामिन करें और आपको एक लंप सा फील हो, जो लंप मोबाइल है, रेगुलर है, फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, इरेगुलर कॉलीफ्लावर है बट मोबाइल है, पैप स्मीयर को रिपीट करें। बच्चे बस ये रिपीटेशन ही होता जाएगा। चलो अभी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं। तो उसमें आप पेशेंट का हाथ, मैंने अपने डेमो क्लास में भी बताया था, ऐसा करवा के अंदर से बाहर, नीचे से ऊपर पैल्पेट करते हुए एक्जिला तक विद फ्लैट हैंड्स जाएंगे। लेकिन फिक्स्ड है, पहला पॉइंट, ब्रेस्ट का आगे है एक क्लास, फिक्स्ड लंप है। ब्रेस्ट की स्किन पेडियो ऑरेंज पील लाइक है, ऑरेंज के छिलके के जैसी है, निपल्स रिट्रैक्टेड है, एरियोला में डिस्कलरेशन है या स्केलिंग है, डिंपल्स पड़ रहे हैं स्किन पे, सेंडर फॉर मैमोसोनोग्राफी एंड मैमोग्राफी, देन इट इज ब्रेस्ट कैंसर। इमेजिंग में अल्ट्रासोनोग्राफी द इजीएस्ट, हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी इज लाइक उत्तरवस्ती, बट इसमें 15 से 20 ml डाई डाला जाता है, टू एंड एक्सरे फिल्म्स ले ली जाती हैं ऊपर से, एक सुपाइन पोजीशन में, फिर लैटरल पोजीशन में कि डाई बाहर चला जाए। तो दैट इज टू असेस कि ट्यूब्स आर पेटेंट और नॉट। एमआरआई एंड सीटी स्कैन, ये तो सिर्फ आपको अगर कहीं डाउट हो रहा है कि एंडोमेट्रियोसिस है, कैंसर का डाउट है, तो एमआरआई एंड सीटी स्कैन टू इवैल्यूएट द मेटास्टेसिस। देन कम्स द बायोप्सीज। अगर पैप स्मीयर में कुछ डाउट आता है तो कट बायोप्सीज होती हैं। वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कट बायोप्सीज, बट दिस इज डन इन एनेस्थीसिया टू कंफर्म द कैंसर। हिस्ट्रोस्कोपी, यूट्रस से एक स्कोप पतला सा, पेन से भी पतला डाला जाता है, तो इसमें यूट्रस की पूरी लाइनिंग्स एंड इंटरनल ओपनिंग्स ऑफ ट्यूब दिखती हैं। लैप्रोस्कोपी इज नॉर्मली डन फॉर डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी, या
कोई बड़े सिस्ट को पंचर करने के लिए, और आजकल लोग फाइब्रॉइड्स के भी लिए थ्रू लैप्रोस्कोपी, माइमेक्टोमी या हिस्टेक्टोमीज कराते हैं. Then the other diagnostic which are here, hysteroscopy बता दिया. Colposcopy, this is for vagina. Colpo word is vagina. Vagina को examine करना हो तो this is colposcopy. ये normally किया जाता है अगर hymen ruptured नहीं है, repeated vaginitis है, आपको कहीं कोई एक lump feel हो रहा है vagina में, तो उन केसेस में कॉल्पोस्कोपी की जाती है, क्योंकि इतनी सी कैनाल आप पूरा एग्जामिन फॉर्निक्स को नहीं कर पाते. एंडोमेट्रियल बायोप्सी मैंने कल ही बता दिया था, प्री मेंस्ट्रुअल फेज में करनी चाहिए, जिसमें हमको दिख जाता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है उस पर किस हार्मोन का असर अभी भी है, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन. आइडियली इन नॉर्मल कंडीशंस प्रोजेस्टेरोन होना चाहिए, दैट मींस इट शुड बी सिक्रीटरी फेज. बट अगर वो प्लोरीफरेटिव आ रहा है तो पेशेंट पीसीओडी की है. सर्वाइकल बायोप्सी, अगेन कट बायोप्सीज मैंने आपको बता दी. सो दिस वाज द यस्टरडेज टॉपिक. आई होप ये सब ठीक है. अब आगे बढ़े. यस मैम. स्क्रीन दिख रहा है आज के टॉपिक का? नहीं मैम, अभी कल वाला ही थैंक यू वाला लास्ट स्लाइड है. ओके, कल वाला ही है. हाँ जी. चेंज हुआ? यस मैम. चलो ठीक. आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव ऑफ दोष ऑन फीमेल इनफर्टिलिटी. इसमें देखो, आप सबको पता है आयुर्वेद का वात पित्त कफ जो दोष धातु हैं हमारे, है ना, इसको लेकिन अब हम कैसे रिलेट करेंगे आज के टॉपिक में, आज की स्लाइड्स में वही सब दिया है. इसमें आयुर्वेद में दोष धातु मल, इसको शरीर माना है ना, और उसमें भी अगर हम देखें तो वात पित्त कफ जो है उनको मेन पिलर माना है बॉडी के सारे फंक्शंस को पूरा करने के लिए. इज देयर एनी मेडिसिन फॉर वजाइनल प्रोलैप्स एंड रेक्टल प्रोलैप्स? इसको क्वेश्चन आंसर राउंड लास्ट के 10 मिनट रखेंगे बच्चे, नहीं तो वो सब मिक्स होता जाता है. लास्ट 10 मिनट्स फॉर योर क्यूए राउंड. ठीक है. अब इसमें वात पित्त कफ का कोरिलेशन सन मून एंड वेट से क्या, ये सब थ्योरी आप फिजियो संहिता वालों ने पढ़ ली है. इन तीन दोषों का मेन एक एक फंक्शन इस स्लाइड पे है कि वात को खाली स्थान एयर माना, एंड इट इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट, मतलब काइनेटिक चीजें जितनी हैं, मूवमेंट ऑफ ओवम, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, मूवमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, डिलीवरी, ओव्यूलेशन, एंडोमेट्रियम का डिवीजन, ये सारे काम कौन करता है? वात. पित्त, पित्त को एनर्जी ऑफ डाइजेशन माना है. अग्नि से भी कई जगह हमने इसको कोरिलेट किया है, बट डाइजेशन मींस ट्रांसफॉर्मेशन. इसका एग्जाम्पल ऐसे दें कि हमने रोटी बेली और गैस पे रख दी, हीट विल ट्रांसफॉर्म दैट कच्चा आटा इनटू रोस्टेड रोटी, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. आपने उसको फ्राई किया, वो और ट्रांसफॉर्म हो गई. तो ऐसे ही हमारी अग्नि या हमारा पित्त दोष जो है उनका प्राकृतिक कर्म क्या है? डाइजेशन तो एक बहुत कॉमन लेमैन वर्ड है, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन. बॉडी में जितने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं वो पित्त करता है. कफ जो है तो हमने म्यूकस बोला, यानी पिछल है, तरल पदार्थ है, पर काम क्या कर रहा है वो? इट इज द एनर्जी और द पिलर ऑफ द बॉडी विच विल लुब्रिकेट अगर हम जॉइंट्स की बात करें, बट इट विल नरिश अगर हम ऑर्गन्स की या हमारे सेल्यूलर लेवल की बात करें. तो जितना ग्लैंडुलर फंक्शन है नरिशमेंट के लिए वो कफ करता है, ये प्राकृत है. अगर सर्वाइकल कैनाल में एक्सेस ऑफ कफ हो जाएगा तो इट विल बी ल्यूकोरिया. उसका क्या हो गया? ये विकृत कर्म हो गया. तो हम अभी जो फ्रंट में देखा, काइनेटिक इज वात, ट्रांसफॉर्मेशन इज पित्त, नरिशमेंट, लुब्रिकेशन एंड द स्टेबिलिटी. कोई चीज बन गई, अब उसको स्थिरता कौन देता है? कफ. पर जैसे ही इनमें इम्बैलेंस होता है, धातु वैषम्य होके डिजीजेस नजर आती है.
अब इसमें आगे बढ़ते हैं, सिर्फ वात को समझते हैं। आप सब बोलोगे रुक्षता है, पीड़ा है, ये सब है ना, पर हम यहाँ फीमेल बॉडी देख रहे हैं क्योंकि हमको गायनी पार्ट देखना है। तो वात जो है वो ड्राइनेस लाता है, मेंसेस को इरेगुलर, क्योंकि वात कभी कम कभी ज्यादा मूवमेंट कर रहा है जब वो वैकृत है, पेन, पेल्विक पेन लाएगा, एंड कई बार इन सब के चलते ओव्यूलेशन भी इरेगुलर हो जाता है। एंड दी वर्स्ट थिंग, क्योंकि वात कब बढ़ता है, नॉर्मल काल में अगर हम देखें तो कफ, फिर रिप्रोडक्टिव मध्यम अवस्था में पित्त, एंड मीनोपॉजल एज 50-60s में वात का काल है। तो ऑलरेडी काल के हिसाब से वात है। अगर उस लेडी की प्रकृति भी वातिक है और इधर वात विकृत भी हो गया, तो उस लेडी को क्या प्रॉब्लम आएगी, डिफॉर्म्ड सेंसेस एंड मोबिलिटी ऑफ ऑर्गन। दैट इज व्हाट, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, सेंसेशंस, फीलिंग्स खत्म हो जाना। तो ये चीजें जो है उस लेडी को किस तरफ ले गई, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन। तो दिस इज हाउ वी रूल आउट कि कोई एक पेशेंट ने मुझे ये सिम्टम दिए, प्रकृति आपको समझ में आ रही है, तो यानी इट इज ओनली वात दोष। इसकी चिकित्सा में व्रीहन रसायन चिकित्सा तो करेंगे, बट पंचकर्म में अगर आप वस्ती और शिरोधारा दोगे तो वो रिकवर हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी ट्रीट द डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 दोषास। पित्त में सबसे पहले मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो अच्छी सी आग जली है तो रोटी सिकेगी, बहुत हाई है तो रोटी जल जाएगी। ऐसे ही पित्त जब प्रकोपित होगा तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन में इन्फेक्शंस ज्यादा देखने मिलेंगे, इन्फ्लेमेशन, एक्ने, ईचिंग, बर्निंग सेंसेशंस, ये सब आपको देखने मिलेगा। और इन सब वजहों से फिर उस पेशेंट में आपको सिम्टम क्या आ जाएंगे, हेवी ब्लीडिंग। अगर उसकी एंडोमेट्राइटिस हो गई तो आपकी ब्लीडिंग कैसी होगी, एंड प्रोलॉन्ग, इंक्रीज ऑफ बॉडी हीट तो होता ही है, स्वेटिंग, एग्रेशन, ये सब। कफ जब तक अच्छा है, नरिशमेंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही बढ़ गया तो वो उस जगह पे हैवीनेस लाएगा, स्वेलिंग लाएगा, एक जगह चीजें फिक्स हो जाएगी, स्टैग्नेशन। और जब कुछ फिक्स हो जाएगा या एक्यूमुलेट होगा तो उसको हम बोलते हैं ग्रंथि, दैट इज सिस्ट या फाइब्रॉइड, एंड स्रोतस का ब्लॉकेज। इन सब को हम लेखन चिकित्सा से ठीक करते हैं। अब वात दोष का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये मैंने आपको जनरल बताया। क्लिनिकल में अगर हम चलते हैं तो वात में पूरी बॉडी में क्या करना है, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पेल्विस में, कटी प्रदेश में वात का स्थान है, और उसमें भी अगर और प्रिसाइज हो जाए तो अपान वायु। अब इस अपान वायु के वेग का धारण जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे बताओ कितने लोग करते हैं, सब, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इतने जीवन में, स्पेशली फीमेल्स में कह रही हूँ मैं। मेल्स की बात अगर टाइम मिला तो लास्ट सेशन में करेंगे कि हम सब वेग का धारण करते हैं, और ये रोज होते 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 बिल्डअप होता है आपकी बॉडी में। कोई भी बीमारी जो एक्सेस होते हैं हमारी बॉडी के, एक दिन में नहीं आते, है ना। आज क्लिनिक में पेशेंट थी, शी वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड, सेंटर से बाल लगभग पूरे गायब, पूना में कहीं इंजीनियरिंग कर रही है, एंड मैं उस बच्ची को बचपन से जानती हूँ। तो बहुत टाइम बाद, 5-6 साल बाद आई, तो मैंने उसकी मदर को इशारा किया, उसको तो नहीं बोला कि ये क्या हुआ। व्हाट शी सेड, क्लास 10th से कोचिंग्स, आजकल तो जुनून है नीट और जेई का, तो उसमें वो रात भर पढ़ना, क्योंकि मम्मा वर्किंग है, सुबह बहुत शोर होता है, सो जाती थी, एंड फिर उधर 10-11 बजे जब मदर जाती थी तो उठती थी पढ़ने के लिए। दिस वॉज क्लास 10th से, नाउ शी इज 19। सोनोग्राफी कराई, बल्कि ओवरीज, नॉर्मल वॉल्यूम जो ओवरीज का होता है 7-8, 10, 8 ऑनवर्ड्स या 10 ऑनवर्ड्स उनको बल्कि ओवरीज बोलने लगते हैं, तो उसका था 14 and 16, वेट वॉज जस्ट 47। तो कौन सी हो गई ये, पित्त, पित्त प्रधान है ये, समझ में आ गया। बहुत गोरी, रेड स्किन विद एक्ने, तो ये हो गया पित्त वाला पीसीओडी, पित्त प्रधान। तो मैं आपको वही समझा रही हूं कि यहाँ पे अभी अपान वायु वेग का धारण करते गए करते गए, अवरोध हो गया। अवरोध होने से किसका हुआ, यूरिन,
नॉर्मली नहीं होता, ये बच्चे 6 बार के वेग को 3 बार या 4 बार चले जाएंगे। इन्फेक्शन होगा तब समझ में आएगा। कॉन्स्टिपेशन यस होता है। मोशन आप उठे, मैंने डेमो क्लास में भी बोला था, आप उठे और 15 से आधे घंटे के अंदर अगर आप मोशन चले गए, दैट इज नॉट कॉन्स्टिपेशन। गए विदाउट एनी मच स्ट्रेन, आपको मोशन हो गया एंड उसके बाद आपको फीलिंग ऑफ क्लैरिटी आई। ऐसा नहीं कि फिर से आपने 1 कप चाय पी और फिर मोशन गया, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो इस बच्चे लास्ट में बता दूंगी पीसीओडी। अब इसमें धीरे धीरे ये डेली हैबिट हो गई, स्टूल 2-2 3-3 दिन में होने लगा। अवरोध हो गया किसका? मल का। यूरिन का नहीं समझ में आता, मल का अवरोध हुआ। ऐसे वात जो है अपान वायु अपनी जगह पे इकट्ठी होने लगी एंड दैट विल कॉज, जो होना चाहिए था उसमें, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, प्रॉपर मेंसुरेशन, प्रॉपर इजैकुलेशन इन मेल्स एंड अ गुड नॉर्मल डिलीवरी। ये सब गड़बड़ हो जाता है एंड बन जाएगा क्या? कॉन्स्टिपेशन, इरेग्युलर मेंसेस, premature ejaculation या delayed ejaculation in males, and delivery will not be normal, it will be prolonged या cesarean section. This is how वात का कार्य हम देखते हैं। बहुत सारा है पर हमने यहाँ सिर्फ अपान वायु को लिया क्योंकि हम गायनी वाला पार्ट देख रहे हैं। इसमें एक सेकेंड वेरी मोस्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि जब हम गर्भाधान पढ़ते हैं तो गर्भाधान में कंसेप्शन के लिए सब चीजें बताई हैं कि ऋतुकाल होना चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, आहार, बट साथ में 2 चीजें और बताई कि कंसेप्शन के लिए और 2 चीजें इंपॉर्टेंट जो हैं, दैट इज द पोजीशन एंड द टाइमिंग। टाइमिंग इन द सेंस इट इज नॉट कि 8 बज गए 6 बज गए, कि आपका अगर आप वातिक प्रकृति हो, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है और वातक जो दिन में 24 घंटे में जो वात का काल है या ऋतु में जो वात की प्रकोप वाली ऋतु है, उसमें अगर आप कंसेप्शन के लिए सोचोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। और ये मैंने क्लिनिक में रूल आउट किया पेशेंट्स में, ये होता है। इट इज व्हाट, करेला नीम चढ़ गया, ऑलरेडी वात का अवरोध था और हमने इस तरीके से प्लान किया। तो सबसे पहले इसमें उस पेशेंट को आप वस्ती प्लान करेंगे एंड देन यू विल आस्क फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी पेन्स, यही जो मैंने अभी पहले बताया, यही नेक्स्ट इसमें आ गया कि अगर आपकी वातिक प्रकृति है तो वो आपको दर्द ज्यादा महसूस होगा क्योंकि प्रकृति भी वात है और आपको जो दोष बढ़ रहा है वो भी वात है। और हम बोलते हैं ना बारिश का मौसम है, दर्द बढ़ गया, वाई? बिकॉज वात का प्रकोप है। तो तीनों चीजें ऐड हो गई एंड द इफेक्ट इज वेरी बैड। तो इसमें नॉर्मली हम अगर कोई वातिक है तो ब्रीहन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा विद वात का शमन करते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखने मिलती है पोस्ट मीनोपॉजल एजेस में, अब इसको ध्यान से देखना। पोस्ट मीनोपॉजल वात, ये कौन सी अवस्था है हमारी जिसमें वात प्रधान है? इसी में आपको क्या क्या दिखता है अगर वात प्रकोपित हो जाए या विकृत हो जाए? नियोप्लाज्म, कैंसर के ज्यादा चांसेस। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स लाइक वजाइनल ड्राइनेस, डिस्पेरोनिया, पेनफुल रिलेशनशिप, ऑस्टियोपोरोसिस, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड हेयर, एंजाइटी, इंसोम्निया, लॉस ऑफ लिबिडो एंड मूड स्विंग्स। आई होप आप सब इन 3 स्लाइड के बाद ये एग्री करेंगे कि जो मॉडर्न साइंस ने कहा वही आयुर्वेद ने कहा कि हमारे दोष ही जो है वही इन सब बीमारियों का कारण है। जब ये दूषित करते हैं किसको? धातु को, तो ऐसा वाला रिफ्लेक्शन मिलता है। अब ट्रीटमेंट कितना आसान हो गया। इट इज ओनली एंड ओनली वात की चिकित्सा प्लस रसायन एंड ब्रीहन, क्योंकि ये क्षय वाली अवस्था है, हम अब जा रहे हैं डिक्लाइन की तरफ, तो हमको उसको फुल करना है। तो वात आई होप समझ में आ गया। अब इसी तरीके से पित्त और कफ को समझेंगे। पित्त दोष, पित्त दोष को जैसा मैंने बोला फायर, अग्नि, हीट, डाइजेशन, वही है उसका सारा काम कि वो हमारी बॉडी में जहां जहां हीट, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया की जरूरत है
वहां पे पित्त दोष और हमारी जठराग्नि धात्वाग्नि काम करती है। पर जब नॉर्मल चल रही है तो हमको कभी फील ही नहीं होता कि कुछ है, कभी भी नहीं फील होता कि हमें कोई बीमारी है ना। तो दिस इज दी प्राकृत अवस्था, और यही तो एक मैजिक है हमारे दोषों का, कि वो हमारे बॉडी में जब अच्छे चल रहे होते हैं हम उन्हें दोष कहना भी पसंद नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, हमारी डाइजेशन पावर अच्छी है, जैसे ही गड़बड़ा जाती है उन बेचारों को हम दोष बोल देते हैं। तो ये पित्त के प्राकृत कार्य है। अब आर्तव आग्नेय है, शुक्र सौम्य है, ये हम सबको पता है। ये आगे बताऊंगी जिसमें रिपीटेड अबॉर्शंस क्यों होते हैं। आर्तव आग्नेय है, पित्त दोष विकृत है, और लेडी की प्रकृति पैतृक है, पित्त बढ़ा हुआ है। उसको उस समय अगर कंसीव कर गई तो चांसेस ऑफ अबॉर्शन या अर्ली डिमाइस ऑफ द एम्ब्रियो होता है। तो ये हमारी कला है, ये हमको सीख समझना है और पेशेंट को बिना कुछ बोले ट्रीटमेंट दे देना है कि वो कंसीव करे। एलोपैथी में इसको कैसे करते हैं जस्ट 2 मिनट में बताऊंगी। उनको इतना समझ में आता है कि जब इम्प्लांटेशन हुआ तो उसके पास सर्कुलेशन अच्छा आना चाहिए तो वो ग्रो हो जाएगा। तो सर्कुलेशन अच्छा कैसे करेंगे, ब्लड को पतला करके। किससे किया, एस्पिरिन से। आप एलोपैथी के प्रिस्क्रिप्शंस में देखना, जो कंसेप्शन के लिए पेशेंट्स आ रहे हैं वो सब एग रप्चर होने के बाद 15 दिन के लिए एस्पिरिन दे देते हैं, लो डोज, so that this perfusion of the endometrium is very good। तो जाइगोट जो इम्प्लांट हुआ है वहां ब्लास्टुला स्टेज में, वो अच्छे से नरिश होगा। नरिश हो गया, फिर उसको धीरे 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 खींचते हैं कहां तक, 8th मंथ तक, एंड 32 वीक्स पे एस्पिरिन बंद कर देते हैं क्योंकि डिलीवरी में ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। अब हमको इसको कैसे करना है, हमारे पास पित्त है, पित्त को बैलेंस करते हुए चलना है और उस तरीके से हम उस एम्ब्रियो का नरिशमेंट करेंगे। तो वही मैंने कहा, आर्तव आग्नेय है, रिप्रोडक्टिव एज पित्तज है काल के हिसाब से, और अगर लेडी की प्रकृति भी पित्तज है तो हमको ध्यान देना है कि उसके धातु, उसका बल, उसका वीर्य हस्बैंड का, उसकी वाइटलिटी मतलब उसकी ऑर्गन की फंक्शनिंग, ये सब सम अवस्था में है कि नहीं, बिना पेशेंट को कुछ बोले। कुछ भी ना समझ में आए तो उसको रप्चर होने के बाद सुबह खाली पेट कामदूदा रस मोती युक्त शुरू कर दो, सो दैट हर बॉडी हीट इज लेस, सो द रिपल्शन फॉर द एम्ब्रियो विल बी लेस। क्लियर। अब इसमें भी वही पॉइंट बोलूंगी, गर्भाधान विधि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन एंड प्रोक्रिएशन। कंसीव किया बट उसको आगे ग्रो भी कराया। इसमें जो मैंने आपको पहले कहा कि पोजीशन एंड टाइम बहुत मैटर करता है, तो ये सब वही है कि आपका पोजीशन एंड टाइम क्या है। यहाँ पोजीशन से सुपाइन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन नहीं, पोजीशन ऑफ योर एवरीथिंग, योर माइंड, योर डाइजेशन, योर मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग। इस पोजीशन को पोजीशन कह रही हूँ। एंड दी टाइम, काल, पित्तज काल है तो आप उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई करो। आई डू इट इन माई क्लिनिक कि आप रिलेशन मॉर्निंग में रख लेना। आई से दिस, पेशेंट पूछता भी नहीं है क्यों। तो इस तरीके से जब आप पेशेंट को समझाते हो तो उसको लगता नहीं कुछ तो है, डॉक्टर ने मॉर्निंग कहा है, पित्त प्रकृति है, मॉर्निंग में रख ले, फाइन, तो वो कंफर्टेबल रहते हैं। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो मैं बता चुकी हूँ वही है, थोड़ा सा डिटेल है कि पित्त का क्या रिलेशन है फीमेल बॉडी से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कि एक छोटी ओवरी जिसमें प्राइमोडियल फॉलिकल्स थे, अब वो प्राइमरी, सेकेंडरी, ओव्यूलेट हुए, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रेग्नेंट हो गई तो वो ही आगे प्लाजेंटा बनाएगा, नहीं तो कॉर्पस एल्बिकान्स एंड एट्रेटिक सेल। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको मॉडर्न साइंस बोलती है हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और मॉडर्न कहता, आयुर्वेद कहता है कि पित्त ये बदलाव ला रहा है। पित्त को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा पंचकर्म चिकित्सा है, दैट इज विरेचन। विरेचन अब तो हम लोग घरों में करवाने लगे हैं, कोई अपने क्लिनिक्स में हम लोग सिर्फ स्नेहन स्वेदन के लिए बुलाते। विरेचन आप जैसे ही किसी पेशेंट को दोगे आपको उसमें खुद डिफरेंस दिखने लगेगा कि उसके पीरियड्स में चेंज आ गया, उसके एक्ने में चेंज आ गया, उसके फेशियल हेयर्स में डिफरेंस आएगा। पेशेंट ही आपको आके बोलेगा मैडम 0 तो नहीं हुए
नई ग्रोथ आना बंद हो गई। तो यू कैन रिपीट विरेचन, ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार देंगे पूरी लाइफ में, नो, यू कैन रिपीट। अगर पेशेंट पीसीओडी है, अफोर्डिंग है, विलिंग है फॉर पंचकर, उसको विरेचन दो, फॉलोड बाय वस्ती, शोधन हो गया, 3 months की मेडिसिन फॉर इम्बैलेंस जो है उसको नॉर्मल करने के लिए, देन जब कंसेप्शन के लिए लेते हो फिर एक रिपीट शोधन। तो उस जो रिपीट शोधन करते हो उसमें उनके हस्बैंड वाइफ दोनों का करो, बिकॉज हस्बैंड में भी एक पुश आना चाहिए फॉर गुड फर्टिलिटी। तो इस तरीके से पित्त को हम करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अग्नि जो मैंने बताया, जठराग्नि, धात्वाग्नि। जो खाना खाया, ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पे फोकस किया है मैंने। आपने जो भोजन लिया उसका पाचन करती है जठराग्नि। आप अगर रोज चाइनीज, रोज जंक खाओगे तो आपकी जठराग्नि भी 2 महीने 3 महीने बाद थकने लगेगी। जब जठराग्नि थकेगी तो आगे बनने वाली धातुएं भी गड़बड़ हो जाएंगी और धात्वाग्नि को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और वो अगले 3 महीने में थक जाएगी। इस तरीके से जो रस धातु है वो गड़बड़ होगी, उससे बनने वाली उप धातु आर्तव गड़बड़ होगा, और जो एंड है शुक्र धातु, स्त्री शुक्र, दैट इज पोषण, नरिशमेंट, वो भी गड़बड़ होगा। बीच का सब छोड़ दो, मेद भी छोड़ दो। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट धातु हमारी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से खराब हुई, और उसको थकाया किसको उन्होंने, जठराग्नि और धात्वाग्नि को। आप कितना भी पैंटॉप खा लो, कितना भी यूनि एंजाइम खा लो, कितना भी कामदूदा खा लो, इधर से गड़बड़ करोगे तो ठीक नहीं होगा। एंड बोथ पित्त एंड अग्नि प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इवन आफ्टर प्रेगनेंसी। हम सब ने पढ़ा है कि बच्चे का जो वर्ण है वो कौन कारण है, उसका अग्नि। जो उसका गर्भ का पोषण है वो कौन करेगा, जब तक अच्छा डाइजेशन नहीं होगा, अग्नि। तो इस तरीके से आप बोथ पित्त एंड अग्नि को संजो के रखना है। और बेस्ट सबसे सस्ती दवाई है कामदूदा मोती युक्त। आप बस पेशेंट को वो स्टार्ट कर दें अगर उसकी प्रकृति आपको पित्तज दिख रही है। अब इससे होने वाली डिफॉर्मिटीज, ये कौन से काल में बढ़ता है पित्त, अगर हम काल पे जाएं तो रिप्रोडक्टिव 15 टीन एज से 40-45 तक, इसी में आप सारी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज देखते हो। पीरियड आएगा नहीं, आएगा तो लंबा आएगा, बहुत सारे क्लॉट्स आएंगे, शायद हो सकता है फाउल स्मेलिंग हो, तो दैट इज इन्फेक्टिव, है ना, कि इन्फेक्शन भी हो गया, एंडोमेट्राइटिस। तो इसको मॉडर्न साइंस में हमने क्या क्या लिया, मीनोरेजिया, क्रॉनिक पेल्विक, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्राइटिस, एंड मैंने यहाँ पीसीओडी नहीं लिखा है, पीसीओएस लिखा है। एस इज सिंड्रोम, डी इज ओनली टिल ओवरी, वो मैंने कफ में लिया है, ग्रंथि। S is when it comes to your complete body from head to toe. बाल पतले, बाल गायब होना, फेस पे एक्ने, अकैंथस नाइग्रेंस, डेमो क्लास में बता दिया था। इसके अलावा चेस्ट पे हेयर, पीरियड्स गड़बड़, बेली फैट ज्यादा, दिस ऑल एंड प्री डायबिटिक स्टेज, बोन्स का वीक होना, उत्तरोत्तर धातु देखते जाओ, सब गड़बड़ आ गई, क्योंकि एक रस धातु गड़बड़ हुई, सब उत्तरोत्तर गड़बड़ आ गई। एंड दिस इज PCOS। इसमें मुख्य चिकित्सा होगी पित्त दोष की, दैट इज विरेचन फॉलोड बाय शमन चिकित्सा। नाउ कम्स दी कफ दोष। कफ इज वेरी गुड दोष, वो सब कुछ अच्छा करता है, सबको स्टेबल करता है, लेकिन जब बढ़ जाएगा तो एक फेविकॉल की तरह चिपका देगा और सारी चीजें वहीं रुक जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं सिडेंटरी लाइफ। जब आप लोग में आलस आ जाता है, खूब सारा उटपटांग खा के, खूब सारा मोबाइल पे रील्स देख के जब थक जाते हो तो एक जगह पड़े रहते हो। ये एक दिन नहीं होता, ये रोज होता है, रोज मम्मा से लड़ाई होती है। तो ये होते 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 जब आप सिडेंटरी हो जाते हो, बेटा कृतिका करती है, ऐसा कर रही है, जब आप सिडेंटरी हो जाते हो तो सिडेंटरी होने में जो रस धातु का पाचन होना चाहिए वो स्लो डाउन, सब चीजों का उत्तरोत्तर स्लो डाउन, डिपोजिशन बढ़ जाता है,
कंजम्पशन कम हो जाता है। दिस इज दूषित कफ दोष, जिसको हमने किससे दूषित किया? अपने डर्टी लाइफस्टाइल से। इसमें कफ इम्बैलेंस मैनिफेस्ट एक्सेस प्रोडक्शन, म्यूकस से मतलब वो म्यूकस मत लो बेटा, हर चीज का प्रोडक्शन गड़बड़ा जाता है। हेवीनेस बॉडी में, स्वेलिंग, blockages, and now here I have written PCOD, ovarian cysts, fibroids. ये चेंजेस आपको फीमेल बॉडी में दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, उन्होंने बोला कि अभिसंधि आहार, सोचो उन्होंने उस टाइम बोला था, तो आज तो हम सब अभिसंधि खाते हैं, हम मट्ठा नहीं पीते, हम फ्रूट रायता खाते हैं, हम ग्रीक योगर्ट खाते हैं, क्योंकि शिल्पा शेट्टी बोलती है कि सैलेड में ग्रीक योगर्ट डालो। आपने उसको और कंसंट्रेट कर दिया और फिर सैलेड बना के खा लिया ऑलिव ऑयल और ये वो डाल के, क्या फायदा हुआ? कफ दोष बढ़ाएगा कि नहीं? कोई दुबला वुबला नहीं, आप वर्कआउट करो, आप डाइट को प्लान करो, तो उसको और अभिसंधि बना दिया। और इस वजह से क्या होता है? चांसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्तव स्रोतस इंक्रीजेस। आई डोंट से कि वो उसमें ब्लॉक होता है, चांसेस इंक्रीजेस बिकॉज हमारी डाइट ऐसी हो गई। एंड 1% अगर उस पेशेंट की प्रकृति भी कफज है, वो सिडेंट्री भी है, कफ दोष भी बढ़ गया, तो फिर उसकी बीमारी व्याप्य हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। असाध्य नहीं, व्याप्य बोला है मैंने। आचार्य चरक ने योनि व्यापद में 4 चीजें बोली हैं, है ना? मिथ्या आचार, मिथ्याचार मतलब खराब खाना एंड रॉन्ग हैबिट्स। रॉन्ग हैबिट्स में लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करना। रॉन्ग हैबिट्स में मैं चीजों का इस्तेमाल भी बोलती हूँ, जो मैंने कल बोला, टैम्पून्स, मेंस्ट्रुअल कप, वाइब्रेटर्स, यूज ऑफ एक्स्ट्रा मेडिसिन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसी पिल्स जो मैंने कल बोला था, भले ही वो सिंपल प्रोजेस्टेरोन हो या कॉम्बिनेशन हो, आई पिल, अबॉर्शन पिल्स, ये सब बैड हैबिट्स में आता है। इसका यूज कंडेम, स्टॉप करिए। देन प्रदूषित आर्तव, इन सब की वजह से मेंसेस डिस्टर्ब होगा, बीज दोष, ओवम खराब होगा, और यही चीज मेल्स में भी हो रही है। टुडे वन पेशेंट केम, यस शी वाज माय फर्स्ट पेशेंट, पीसीओडी की थी, आफ्टर मैरिज अभी आई, तो आई टोल्ड हर कि क्या हुआ, तो शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने बोला क्या, क्योंकि मुझे पता था, मुझे लगा ये कंसीव नहीं कर रही होगी, एज 29। तो बोली मैम आई कंसीव्ड, अबॉर्ट हुआ, सेकेंड बार कंसीव किया तो एन एम्ब्रियोनिक था वो सैक, जेस्टेशनल सैक। एन एम्ब्रियोनिक मीन्स उसमें कोई फीटल पोल योग सैक आया ही नहीं, इट वाज जस्ट, तो ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कैरियोटाइपिंग कराया, क्रोमोसोमल स्टडी। हस्बैंड में क्रोमोसोम नंबर 8 एंड 17, मतलब वो उसकी जगह पे, वो उसकी जगह पे। दिस वाज द रीजन कि बेबी अबॉर्ट हो रहा था। तो शी हैड कम टू मी कि कुछ कर सकते हैं। मैं कहा बेटा क्रोमोसोम लेवल पे आई कैन नॉट टेक रिस्क, मेडिसिन दूं और मैं बोलूं ट्राई कर ले, नो आई कैन नॉट, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा अबनॉर्मलिटीज के साथ आ जाए या फिर एक थर्ड अबॉर्शन हो जाए। तो इफ योर हस्बैंड परमिट्स, गो फॉर डोनर स्पर्म एंड आगे बढ़ो। आई डोंट नो, अगर आप में से किसी को कुछ आइडिया है तो डू लेट मी नो, बट क्रोमोसोमल लेवल्स आई हैव नेवर ट्रीटेड एंड नेवर सीन ऑल्सो कि उनका ट्रीटमेंट है। अब ये क्यों हुआ? आई आस्क्ड, वो चेन स्मोकर है, चेन स्मोकर में बेटा डीएनए लेवल चेंज हो जाता है, सीलिया स्पर्म के डैमेज होने लगते हैं, तो ये बीज दोष मेल में आया एंड दैव्य इडियोपैथिक। तो ये जो सब कारण है, ये सब हमारे दोषों की वजह से गड़बड़ा जाते हैं। और इन चारों दोषों को, सॉरी तीनों दोषों को फिट रखते रखते एक चौथा दोष है मानसिक अभिताप, उसको भी बैलेंस करेंगे तो जाके एक अच्छी सी प्रेगनेंसी होगी। एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शॉर्ट में सिर्फ आउटलाइन, ट्रीटमेंट हर सेशन में पढ़ेंगे कि हमारे 3 उपस्तंभ हैं। 3 उपस्तंभ में है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसका पालन करिए और अपने पेशेंट से कराइए। ब्रह्मचर्य डजंट मीन ब्रह्मचर्य, इट शुड बी सिस्टमैटिक इन अ प्रॉपर वे। आहार विहार में आ गया लाइफस्टाइल,
स्लीप शुड बी 11 एट द मोस्ट, 11:30 12 सो जाओ, अभी क्लासेस हैं ठीक है, 12 तक सो जाओ एटलीस्ट, क्योंकि लिवर को डिटॉक्स होने का टाइम दो, एंड 6 आवर्स की मिनिमम स्लीप लो, अदरवाइज फैटी लिवर ग्रेड 1 2 3 होते देर नहीं लगेगी। आप सब अपने चेकअप्स कराओ जो लेट नाइट सोते हो। देन कम्स दी जो डिसऑर्डर्स लाइफस्टाइल से हैं, और इन 3 स्तंभ को मैनेज करते करते हमको बैलेंसिंग ऑफ दोष फॉर हार्मनी एंड वाइटलिटी करना है। एंड व्हाई? बिकॉज आर्तव उपधातु है किसकी? रस की। और रस जो मैं पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, कि रस जो है अगर वो दूषित हुआ तो उत्तरोत्तर सारी धातुएं गड़बड़ होंगी, और सबसे पहली उपधातु जो आर्तव है, जो की पॉइंट है हमारी फर्टिलिटी का, वो दूषित होगा। तो दस ऑल द दोषास प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ फीमेल बॉडी। थैंक यू। अब आप क्यूए राउंड रख सकते हैं कल और आज के सेशन का, जिसको जो पूछना है। किसी को कुछ नहीं पूछना? अच्छा, पैप्समियर, ओके बच्चा, पैप्समियर को मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो दिस इज सर्विक्स, ठीक है। वो एक लंबा सा स्टिक आता है जिसके आगे कॉटन लगा होता है, एंड वो एक बोलते हैं ना अपन, ट्यूब्स होती हैं जो फिजियोलॉजी के लैब्स में हम टेस्ट करते थे, उसमें चूड़ी लगी होती है, वैसा आता है। अब इसको हम ओपन करेंगे बिकॉज हमको उसको स्टराइल रखना है। यू विल ओपन एट दैट टाइम, बट सबसे पहले सर्विक्स को क्लीन करोगे, ठीक है। वो क्लीन हो गया। सर्विक्स को क्लीन करने के लिए आपको बीटाडीन नहीं, प्लेन वार्म वाटर लेके उसको क्लीन किया सर्विक्स को, वजाइनल रिट्रैक्टर एंड स्पेकुलम डाल के, इसमें वल्सलम की जरूरत नहीं, एंड उसको आप बिल्कुल सर्विक्स का ये एक्सटर्नल ऑज है, बस उस जो कॉटन पोर्शन है उसको अंदर ले जाओ और ऐसे जेंटली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, 5-6 राउंड ऐसे, 5-6 ऐसे। एंटी एंड ऐसे क्यों बोला बेटा? एक ही तरफ घुमाएंगे तो बस वो वैसा ही होता रहेगा, ऐसा करेंगे तो वो टिश्यूज थोड़े से हमारे उसमें टूट के अलग होके आ जाएंगे, एंड देन उसको उसी टाइम सेफली उसमें डाल दो सो दैट वो इन्फेक्ट नहीं हो, ठीक है। और इसको फिर आप टेस्ट के लिए दे दो। मान लो आपके पास किट आई जिसमें छोटे छोटे ब्रश जैसे ब्रिसल्स हैं, वो ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो वहां से निकाल लेती है, जैसे हम बॉटल का ब्रश लेते हैं, उसको लिया एंड उसमें वो किट में स्लाइड देते हैं, आप उस स्लाइड पे उस डिस्चार्ज को लगा के कवर स्लिप लगा के उनको भेज दीजिए। दिस इज हाउ वी डू पैप्समियर। लैब्स सबके क्लिनिक्स के पास टाइप्स होता है, ये आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन का आंसर कर दिया, आई होप बच्चे आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, चलो गुड प्रणीत। नेक्स्ट इज पीसीओडी एंड पीसीओएस में साइंस में क्या फर्क है? यस, वेरी क्लियर बेटा। पीसीओडी में कफज है ना, ग्रंथि, पीरियड नहीं आ रहे हैं या गड़बड़ आ रहे हैं, आपको डबल चिन मिलेगी, पेशेंट बिल्कुल पियर शेप मोटी बेली मिलेगी, उसमें आपको फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्ने एंड थिनिंग ऑफ हेयर या बाल्डनेस नहीं मिलेगा। दिस इज पीसीओडी। एंड आप हिस्ट्री लोगे ना उसकी कि ये कब से है, पेशेंट बोले कि मैम जब से पीरियड्स आ रहे हैं तब से है, तो आपको एस वाली कंडीशन मिल जाएगी, यानी प्री स्टेज इज डी, द नेक्स्ट स्टेज इज पीसीओएस, एंड द नेक्स्ट स्टेज इज बिल्कुल ढीट वाला पीसीओडी की फॉलिकल्स बड़े होंगे ही नहीं एंड पेशेंट प्री डायबिटिक हो जाती है। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन, विरेचन मेडिसिन एंड डोज एक्सेप्ट काढ़ा। एक्सेप्ट काढ़ा मीन्स काढ़ा नहीं देना है। देखो, सबका अपना अपना चॉइस है बेटा। विरेचन मेडिसिन में बहुत लोग अफोर्डिंग नहीं होते, डोंट फोर्स देम टू टेक फलघृत जो आप देना चाह रहे हो या पंचतिक घृत। इसको भी कैसे डिसाइड करोगे? प्योर पित्तर लक्षण है, पंचतिक घृत का स्नेहपान कराओ। फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए करना है, फलघृत देके कराओ, ठीक है। और पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है तो अच्छा सा घर का गाय का घी से विरेचन कराओ।
पेशेंट का पहले लेकिन दीपन पाचन करेंगे, फिर स्नेहपान कराएंगे, 3 दिन का स्नेहन स्वेदन, एंड देन इट इज योर चॉइस, अभ्यादी मोदक, इच्छा भेदी रस, त्रिव्रत लेहम। आई डोंट गिव काढ़ा क्योंकि पेशेंट वॉमिट कर देता है, मैंने देखा, और फिर वो विरेचन अच्छा नहीं हो। वेग 12 से 14 वेग आ जाए परफेक्ट है आज के दौर में, क्योंकि सबको कॉन्स्टिपेटिव टेंडेंसी ज्यादा है, हम सबको इंक्लूडिंग मी, बैठे रहते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, तो 12 से 14 वेग इनफ है। आई होप विरेचन वाले को समझ में आ गया। मैम अगर पेशेंट की प्रकृति वातज है और दोष पित्तज है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। प्रकृति पित्तज है, प्रकृति आपकी इनहेरेंट है, उसको चेंज करना इजी नहीं, उसको थोड़ा सा लो डाउन कर सकते हैं उसकी बीमारी के सिम्टम्स को देख के। डे 1 से ट्रीटमेंट नहीं देना है, पैरासिटामोल दिया और बुखार हो गया, वो नहीं। आप पेशेंट को पहले थोड़ा सा पैसिफाई करेंगे, पित्त को बैलेंस करेंगे। मान लो पेशेंट पित्तज है और आके बोल भी रहा है, आपको ऑयल भी दिख रहा है, पिंपल्स भी दिख रहे हैं, तो आप उसको सिंपल जो अच्छा काम करे, आपकी जो चॉइस हो, सूचेखर रस, कामदुदा रस, प्रवाल पिष्टी, कुछ भी ऐसा आप दे सकते हैं फॉर 15-20 डेज। 2 दिन देने से कुछ नहीं होगा। आपको पेशेंट ने बोला मेरा ऑयलीनेस कम हुआ, मेरे एक्ने कम हुए, दैट मीन्स द सिम्टम्स आर गोइंग। उसके बाद आप उसको वात की चिकित्सा एड ऑन करेंगे। नेक्स्ट पीसीओडी एंड पीसीओएस ट्रीटमेंट में बताइए मैम मेडिसिन विद डोज। बच्चे ये आप किस एरिया के हैं? इसमें आरोग्य वर्धनी, कांचनार, गुगुल, ये सब तो बहुत अब पीछे हो गया, क्योंकि पेशेंट इतनी दवाइयां खा के आया होता है, क्रिम्सन 35, डाइन 35, कि सिर्फ कांचनार से कुछ नहीं होता। तो मेडिसिन में आप किस एरिया के हैं बेटा? टू एक्सप्लेन एंडोमेट्रियोसिस विद इन ब्रेन एंड इट्स कॉजेज। अपूर्वा आई विल डू, बिल्कुल, बट उसमें फिर एमआरआई पता हो। इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं करो। इच्छा भेदी रस का डोज बता दो मैम प्लीज। ओके, त्रिव्रत लेहम का स्टार्ट आप जो है 4 चम्मच से करो। 4 चम्मच माने 1 चम्मच से 5 ग्राम, 20 ग्राम से स्टार्ट करो। पेशेंट को अगर नहीं रिजल्ट आ रहा तो आप 2-2.5 घंटा वेट करके फिर उसको 2 चम्मच दीजिए। इच्छा भेदी रस 2 गोली से ज्यादा मत देना। पेशेंट को बहुत सिवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है तो उसको थोड़ा सा कम की तरफ ही रखेंगे, साथ में कुछ भी विरेचनों पर आप ऐड कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन था मैम? हाउ टू डायग्नोज दोष इन्वॉल्वमेंट इन पीसीओएस। दोष इन्वॉल्वमेंट पीसीओएस बेटा नेक्स्ट क्लास में, आगे की क्लासेस में बहुत अच्छे से लिखा है, वो बताऊंगी। और बताओ नेक्स्ट, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, 15 दिन में बता ही दूंगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? एक कुछ ब्रेस्ट विच दोषास आर इन्वॉल्वड इन यूटीआई। यस, यूटीआई में कौन सा दोष होगा? तो उसके सिम्टम पे जाएंगे। सिम्टम पे पेशेंट बोलेगा कि मैम मुझे बहुत जलन के साथ थोड़ा थोड़ा यूरिन हो रहा है। तो है थोड़ा थोड़ा कफ, जलन हो रही है और मैं बार बार यूरिन जा रही हूँ, वात, ऐसे समझना है ना? पेन है, जलन नहीं है, पेन है और बार बार यूरिन जा रही है, वात। अगर पेशेंट का ट्यूब, इतनी जल्दी जल्दी मत करो, एक्सप्लेन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ट्रीटमेंट एंड व्हाट बेटा? नहीं समझ में आया। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का क्या पूछा? ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है वो बता देती हूँ। पेशेंट का हाथ उसके सिर के ऊपर होगा, इस पोजीशन में ब्रेस्ट, क्योंकि ऐसा रहा तो ब्रेस्ट सैक डाउन करता है, जब आप ऐसे करते हो ब्रेस्ट नॉर्मल पोजीशन पे आता है। फ्लैट हैंड से करना है, कभी फिंगर्स से नहीं करना। फ्लैट हैंड से सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे और नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। ऐसे सेंटर से बाहर गए, ब्रेस्ट फील कर लिया, नीचे से ऊपर आए एंड बिल्कुल एक्सिला तक जाएंगे। आपको बिल्कुल फील होता है बेटा, है ना? कोई भी ग्रोथ अब नॉर्मल होगी, बिल्कुल फील होगा। डू इट, हर पेशेंट में करोगे तो आपको धीरे 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 प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। पहले दिन में आप नोट ढूंढ लो, ऐसा नहीं होता। एनी क्वेश्चन? 21 years का पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, frequent epigastric pain is the other cause. पीसीओडी यस, एपिगैस्ट्रिक उसका डाइट होगा। एपिगैस्ट्रिक पेन नॉर्मली एसिडिक खाना, स्पाइसी खाना, बार बार खाना, उससे होता है। डोंट रिलेट
पीसीओडी का एपिगैस्ट्रिक में कुछ नहीं है। अगर पेशेंट विरेचन के लिए मना करे, करता ही है, 100 में से 90 पेशेंट मना करते हैं, तो उसको चुपचाप से मृदु विरेचन दे दो। उसको तुम रोज दो त्रिफला गूगल की गोली दे दो, त्रिफला मृदु विरेचक है, गूगल उसके एंटी इन्फ्लामेटरी है, वो चालू कर दो, बस हो गया उसके डाइट में एंड। मैम 2 days मेंसेस ब्लीडिंग इफ जेनेटिक हिस्ट्री इज नॉर्मल। व्हाट इज जेनेटिक बच्चे, यहाँ पे कल्पना नहीं समझी मैं। ब्लीडिंग का नॉर्मल वॉल्यूम दत्ता की बुक में 150 ml दिया है। 150 ml मीन्स 15 नहीं, कितना हुआ, 5 ml का एक चम्मच, तो अरे मेरा मैथ्स गड़बड़ा रहा है, तो इतनी सी ब्लीडिंग होती है, एक चाय का कप, है ना, दैट इज नॉर्मल। तो ये जो हम बोलते हैं ना, इफ मदर हैड द सेम हिस्ट्री, ओके। देखो बच्चे, ब्लीडिंग है एक दिन, उसके बाद स्पॉटिंग होके 3rd डे बंद, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए आपके कितने पैड सोक होते हैं, है ना। अगर 3 पैड फर्स्ट डे होते हैं, सेकंड डे 1, 4th डे 1, फाइन। ये कोई अंदर का कचरा नहीं निकल रहा जो पुरानी सोच थी। ब्लीडिंग शुड बी 150। इफ इट इज बियॉन्ड 80 या 200, इट इज मीनोरेजिया। कैलकुलेट करके देख लो आप। और कुछ, हाउ टू मैनेज पीसीओएस विद हेवी एंड अर्ली पीरियड्स। यस, ये जो पीसीओएस इसने बोला हेवी एंड अर्ली, दिस इज पित्तज, पित्त शामक चिकित्सा, चंद्रकला रस, प्रवाल पिष्टी, कामदूधा, गुलूकन, वॉट एवर यू कैन ऐड करो उसके डाइट में। उसके खाने से लाल मिर्ची हटा दो, बिल्कुल सिंपल खाना खाए, एंड इसके साथ पीसीओडी का ट्रीटमेंट दे, है ना। तो अब उसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, पिगमेंटेशन दिख रहा होगा, बाल पतले दिख रहे होंगे। इकोस्प्रिन की जगह आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं, मैं हमेशा देती हूँ ब्राह्मी, ब्राह्मी गुड़ बहुत अच्छा है। सेंट्रला एशियाटिका, मंडूक पर्णी, ब्राह्मी, ये सब ब्लड थिनर्स है। लहसुन भी अच्छा होता है, बट पेशेंट को लहसुन की गोली दो तो वो बोलेगा अबॉर्शन हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मी दे दो, ब्लड थिनर का काम करता है। मैम अगर किसी को 3 days तक प्रॉपर ब्लीडिंग है और 4th डे बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। हार्मोन थ्रू विरेचन, व्हाट थिंग्स वी मस्ट कीप, पूरा क्वेश्चन नहीं आया, मैं नहीं पढ़ पाई। एक पेशेंट में पीरियड्स में ब्लीडिंग स्टार्ट होने के पहले 3, यस, ये जो है ना, ये बहुत इरिटेटिंग चीज होती है, पीरियड के पहले से स्पॉटिंग होना, है ना, थोड़ा 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 दिखना, ये कफज है, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, फिर एक फ्लो आएगा। इसमें आप एक बार खुल के ब्लीडिंग आने के लिए दे दो पेशेंट को, दैट इज एक बार उसका वात के साथ, है ना, फ्लो आ जाए। दशमूल बहुत अच्छा काम करता है, दशमूल को 4 चम्मच सुबह शाम पिला दो, एक बार फ्लो बढ़ाओ उसका, फिर अपने आप 2nd 3rd मंथ से सेटल डाउन हो जाता है। वस्ती ले ले तो वस्ती दे दो। डार्क मरून ब्लड इज पित्त, फाउल स्मेल इज पित्त। मैम हीमोरॉइड्स के पेशेंट में विरेचन करवाने के बाद बर्निंग 200% होगी, पहले हीमोरॉइड्स को ठीक करो, फिर आगे बढ़ो। मैम कैन वी गिव ब्राह्मी, यस यू कैन गिव इन प्रेगनेंसी, सेफ है, मेरे बहुत पेशेंट्स लेते हैं, गूगल पे मत जाओ। मैम आज आपका पता नहीं क्या लिखा, आज आपका नहीं समझ में आया। वमन इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन पीसीओडी, पीसीओडी में 2 वमन, ऑटो इम्यून कंडीशन में हो तो गूगल ऐड, गिलोय ऐड कर दो, 2 गिलोय की गोली रोज सुबह, गुडुची डेली दे दो ऑटो इम्यून में। मेडिसिन टू इम्प्रूव ओव्यूलेशन, पुष्पधनवा, आलोस कंपाउंड, मयूर चंद्रिका भस्म बहुत अच्छा काम करती है, देन शतावरी अच्छा काम करती है, ये सब ओव्यूलेशन के लिए दे सकते हैं आप। ओवोयूटिलिन फोर्ट झंडू की, स्त्री व्याधि है रस। आईबीएस के पेशेंट को प्रेगनेंसी में अगर पेनफुल लूज मोशंस हो, आज ही 2 पेशेंट्स थे, बिल्कुल दे सकते हो। बेल इज सेफ, बिलवादी घनमटी या बेल टैबलेट हिमालय की बिल्कुल दीजिए, इट इज वेरी सेफ। एंड पेशेंट को 2 BD दे दो, साथ में फ्लोरा सांटे हिमालय की जिसमें लैक्टोबैसिलस है, बिल्कुल दो। एंड 3 दिन के लिए उसका रोटी सब्जी बंद कर दो, ओनली दही मट्ठा खिचड़ी दही चावल। आपको ग्लूटेन रोकना है, हेवी टू डाइजेस्ट होता है, वो रोक दो। अनार दो, अनार से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी इज अ वेरी कॉमन सिम्टम बेटा,
बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे रहता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स रहती हैं, इसलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाता है। तो उसके लिए त्रिफला विद इसबगोल इज बेस्ट। A young girl having amenorrhea given Rajapravatni since 10 days, नहीं आएगा पीरियड, मजाक नहीं है, इतनी जल्दी नहीं आता। और 10 डेज की लड़की को तुम्हें स्टिमुलेट करने की क्या जरूरत है बेटा? लीवर नहीं आ रहा, ना आए, 1 साल ना आए, डोंट स्टिमुलेट। 45 के बाद नो स्टिमुलेशन, टिल 12-13 एज नो स्टिमुलेशन। डोंट फोर्स दी बॉडी कि उसके एक्सेस काम करे। गिव अ सिंपल यूट्राइन टॉनिक और उसकी मम्मी को बोलो ये देते रहो, कुछ नहीं। फेशियल हेयर ज्यादा है तो फैमिली हिस्ट्री देखो बेटा, कि कहीं फैमिली में फेशियल हेयर की हिस्ट्री ज्यादा तो नहीं। सिंधीज पंजाबीज में फेशियल हेयर ज्यादा होते हैं, वो सब देखो आप, है ना। अगर तो भी आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है तो गेट हर टेस्टोस्टेरोन डन। मैम डज कंबाइन आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये हटता जा रहा है बेटा, मैं पढ़ ही नहीं पाई। मैम घर में हाउ टू डू विरेचन टू पेशेंट, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल द्रव्य? त्रिवृत लेहम, क्यों डरना है, दे दो। आपने मोशन इंड्यूस किए हैं, डरना थोड़ी है, उसको कोई इन्फेक्शन थोड़ी है, दे दो बिल्कुल। और अच्छा इतनी जल्दी जल्दी नहीं। एनी आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर फेशियल हेयर? निर्गुंडी बहुत अच्छा काम करती है, निर्गुंडी। वाइटेक्स, निगुंडो नहीं, वाइटस एग्नस, ये दो, ठीक है मैम। लेबर पेन, धनवंतरम तेल का पिचू, दशमूल और कैस्टर ऑयल और को मिला के पिचू। धनवंतरम वहां की मसल्स को लूज करता है, रिलैक्स रखता है वेजाइना की, और अनुलोमन करेगा कैस्टर और दशमूल। पिचू रखे 9th मंथ से। 9th मंथ में भी कब? जब बेबी 35 वीक्स पार कर जाए, कि बाहर आके रह सके अच्छे से। मैं नहीं पढ़ पाई अभी के 2 मैसेज, जल्दी जल्दी चले जाते हैं। ट्रिपल एयर शो कर दीजिए यूएसडी में। घर नहीं जाना तुम बच्चों को? मैम ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, गुड गुड। इवनिंग। जो आपने लेबर पेन के लिए बताया धन्वंतरी पीचू और कैस्टर ऑयल का पीचू, हाँ वो डेली लगातार 10 दिन दे सके हम 35 वीक्स के बाद? बिल्कुल दीजिए, देती हूँ। जिन पेशेंट्स को होता है ना कि मैम हमें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, बिल्कुल दीजिए, है ना। 35 के बाद 10-15 दिन तक लगातार लगा दीजिए। हाँ बस ये है कि पहले एग्जामिन कर लेना कि उसको वो इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है कुछ, है ना, क्योंकि जी लास्ट में ना ये वजिनाइटिस और ये सब बहुत होने लगता है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटा? जी मैं आपको वो सोनोग्राफी देखनी है ना, ट्रिपल ए, ये देख। दिस इज द यूट्रस बच्चे, जिसने भी बोला है वो देख ले, ये यूट्रस है और ये उसके बीच में एंडोमेट्रियम है। ट्रिपल लेयर इज 1 2 3, मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम। यहाँ पे भी दिख रहा है मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, ट्रिपल लेयर पैटर्न। क्लियर मैम? वन पेशेंट डज नॉट हैव मेंसेस सिंस 5 months, endometrial thickness is कितना? पूरा नहीं दिखता बेटा ये मैसेज। ओव्यूलेशन मेडिसिन, हाँ अरे ट्राई फॉर द मैम आप इन मैसेजेस ओपन कर लीजिए, आपको दिखेगा इन कॉल मैसेजेस साइड पे आ रहा होगा, तो आपको दिखेंगे सारे मैसेजेस। अच्छा स्लाइड में कहाँ पे आएगा ये? मुझे क्यों नहीं दिख रहा यार ये ऑप्शन मेडिसिन, ये स्लाइड ओपन करने वाला, सेंड अ इन मैसेज। कॉल मैसेजेस लिखा हुआ है। हम 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, उसको 3 प्रेस डॉट्स करिए। में, अच्छा इन कॉल मैसेजेस, ओके Yes. फाइन फाइन। चलो आप भेजो मैसेज, आप पढ़ लूंगी। सारे मैसेजेस फेशियल हेयर के लिए निर्गुंडी मैम लोकल एप्लीकेशन के लिए एक अप्रूव्ड लोशन आता है बेटा, वो इंटरनली निर्गुंडी। ये पेशेंट आप हिस्ट्री इतनी जल्दी जल्दी मत भगाओ। ओव्यूलेशन मेडिसिन, ओव्यूलेशन मेडिसिन मैंने कहा ना, पुष्पधनवा 2 TDS, शतावरी 2 TDS, एलोस कंपाउंड, दशमूल, ये सब दीजिए बेटा। कितने दिन देना है ओव्यूलेशन? अगर ये पूछोगे तो मेरी क्लास वेस्ट हो गई बेटा। कितने दिन? मैंने कल परसों ही बताया है, शायद डेमो क्लास में बताया था, आप नहीं थे। ओव्यूलेशन तक देना है, 12 to 14th डे तक। लोअर एब्डोमेन पेन एंड प्रेगनेंसी मेडिसिन,
लोअर एब्डोमेन पेन क्यों है, उसके पीछे रीजन, अगर गैसेस है तो गैस की देंगे, मोशन क्लियर नहीं है तो त्रिफला इसबगोल का कॉम्बिनेशन देंगे, और अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए देना है, तो कोई भी पेन किलर आयुर्वेद में, आयुर्वेद की सेफ नहीं है, उसके लिए आई गो फॉर आइजोक्सुप्रीन बेटा, तो एलोपैथी मेडिसिन है, नो रिस्क टू बी टेकन। शतावरी तो पित्त का शमन करेगी, फिर ओव्यूलेशन कैसे कराएगी, बस ये तुम सब बच्चे ऐसे ही करते हो। शतावरी इज फाइटोएस्ट्रोजन, पित्त का शमन तो कर ही रही है, लेकिन उसका एक ही कार्य थोड़ी है, वो फाइटोएस्ट्रोजन है, फॉलिकल की ग्रोथ कराएगी, एंडोमेट्रियस की थिकनेस बढ़ाएगी। मैम ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डिजीज आप पढ़ा देना। हाँ, फ्री फ्लूइड इन पीओडी वो कैसे रूल आउट करेंगे मैम? फ्री फ्लूइड इन पीओडी बेटा देखने में तो हमको नहीं दिखेगा, सोनोग्राफी में दिखेगा, लेकिन जब आप पीवी करते हो और वैसे पोस्टीरियर फॉनिक्स पे या लैटरल फॉनिक्स पे पुश करते हो, पेशेंट को पेन होता है, दैट मींस उसको स्वेलिंग है। रेक्टम प्रोलैप्स और वजाइनल प्रोलैप्स के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लीज। ओके, मूषक आदि तेल, चांगेरी घृत का कॉम्बिनेशन, उसको पिचू में रखने बोलेंगे फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, साथ में बलारिष्ट अश्वगंधा रेस्ट दीजिए कि उसको बल मिले, है ना, एंड एक्सरसाइजेस कराएं, ब्रिज पोज, किंगल्स, ये सब कोर एक्सरसाइजेस कराइए, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैडम बलारिस्ट और दूसरा क्या बताया? अश्वगंधा रेस्ट। थैंक यू। हाँ, एक और क्वेश्चन और मैम, कैस्टर मैम, ऑयल और मंथली ऑयल मिक्स करके लगाना है? कैस्टर ऑयल नहीं, चांगेरी घृत एंड मूषक नहीं आदि। नहीं, वो तो मैंने देख सुन लिया था मैडम, वो जो डिलीवरी के लिए आप बता रहे थे ना, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कैस्टर ऑयल, हाँ, कैस्टर ऑयल और धनवंतरी ऑयल मिक्स करके लगाना है? यस यस, मिला लो एक पिचू में और डाल दो धीरे से। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ, मैम जैसे सिंपल है इनफर्टिलिटी पेशेंट में आपने बताया कि पित्तज वालों में मॉर्निंग में बोलना है कि कंसेप्ट ये करने के लिए कांटेक्ट, वैसे वातज और कफज में कब बोलना है मैम? बस काल का ऑपोजिट, कफज को मॉर्निंग नहीं, वातज को इवनिंग नहीं, मतलब लेट इवनिंग नहीं या नाइट, ये करके देखो फर्क दिखेगा, है ना। ये कोई बच्चा बार बार पूछ रहा है हेमरेजिक सिस्ट का क्वेश्चन है, हेमरेजिक सिस्ट को रक्तज गुल्म मानेंगे, रक्तज गुल्म की चिकित्सा करेंगे, कुबेराक्षी 2BD 2TDS दो, साथ में कांचनार गुगुल और ये, ठीक है। हम मेन एक मेडिसिन तो उस व्याधि की लेंगे, जैसे बुखार का पैरासीटामोल, बाकी हम दोष के हिसाब से करेंगे, ठीक है। हाउ टू ट्रीट हेमरेजिक सिस्ट इन रिपीटेड साइकिल्स, वही मैं बता रही हूँ। कांचनार गुगुल, अब कहीं कुछ इकट्ठा हो रहा है, वात का शमन तो करना ही है, दशमूल ऐड करेंगे, हर बार दशमूल ऐड करेंगे, इकट्ठा है तो कांचना, 2BD 2TDS दो, छोटे मोटे से कुछ नहीं होगा, कुबेराक्षी। ल्यूकोरिया ट्रीटमेंट इन अनमैरिड गर्ल्स, इट इज वेरी इजी बेटा, हाइजीन रखना है। अगर अनमैरिड लड़की को रिपीटेड ल्यूकोरिया है तो चांसेस हाइजीन के या ये टाइट स्किन टाइट जीन्स का कारण है, दवाई जरूर देंगे। अगर वीक लग रही है तो प्रधरांतक लो, पत्रांग आसव दे, और ऐसा लग रहा है नहीं सब कुछ ठीक है तो आप कुश्यानुक दें, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मुस्ली खदिर आदि काढ़ा दें, थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करने बोले, एंड कुछ भी एक अच्छा अपलिफ्ट करने के लिए ब्रीहन चिकित्सा, अगर वो वीक है, कुकुडान त्वक भस्म बहुत अच्छा काम करती है, अस्थि पोषक दे दो दूध पापेश्वर की। अगर पेशेंट को सीपीडी है, ये कहाँ गया मैसेज, बलारिस्ट एंड व्हाट इज सेकंड, अश्वगंधा रिस्ट, फाइब्रो एडिनोमा का ट्रीटमेंट इन ब्रेस्ट, शतावरी बैन कर देंगे ऐसे पेशेंट को, चाहे वो पीसीओडी में हम उसको ओव्यूलेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि शतावरी ब्रेस्ट पे काम करती है। अब फाइब्रो एडिनोमा, फाइबर रस रक्त मांस मेद, है ना, मांस का खरपाक होके मेद बना, एडिनो इज ग्लैंड, रस, ग्लैंडुलर सिक्रीशन, रस धातु और कफ दोष करते हैं, कफ शामक, त्रिकटु, लेखन चिकित्सा, है ना, आप त्रिकटु दोगे, कांचनार दोगे, इस टाइप की चीजें, और उसमें हमको ग्रोथ रोकनी है,
अगेन दशमूल देंगे, हाइपरप्लाजिया हो रहा है, बढ़ रहा है, ये करेंगे। साथ में कौन सी है ये, ऊंझा की कारसोना या साइटोक्रोल 80 हीरक भस्म है उसमें, वो अच्छी दवाई है फॉर 6 मंथ्स। मेरी एक इंटर्न है, 6 मंथ्स ईमानदारी से लिया, बिल्कुल छोटी सी रह गई है फाइब्रोएडिनोमा उसकी। मैम दशमूल क्वाथ या नहीं, क्वाथ, आई प्रेफर क्वाथ अरिस्ट के बजाय, गायनी में, डाइजेशन में अरिस्ट। PCOS with pre-diabetic stage और OBS, BMI, इस बच्चे को तो तुम खाना बंद करा दो बेटा, थोड़ा दौड़ाओ। BMI 41, प्री डायबिटिक है ना, तो इसको तो दौड़ाओ। और प्री डायबिटिक में बिल्कुल आयुर्वेद की एंटी डायबिटिक ड्रग्स ऐड कर दो, हाइपोनेट वाइपोनेट से कुछ नहीं होगा, इसको ऐड कर दो BGR खाने के पहले 1 रोज, अपने आप बेटर हो जाएगी। एलोपैथी में मेटफॉर्मिन देते हैं ना, तुम ये ऐड करो खाने के पहले, एक एंटी डायबिटिक ड्रग अगर प्री डायबिटिक में है, ठीक है। हार्मोनल एक्ने के लिए कौन सा विरेचन योग, पंचतिक्त, त्वचा पे भी काम करता है ना। 3 मंथ्स से मेंसेस नहीं आए हैं, रीसेंट USG में देखो। अब ये 23 साल की बच्ची है, एंडोमेट्रियम जस्ट 4.7, थिन एंडोमेट्रियम, वात, हमको बढ़ाना है, रस को बढ़ाना है, रस की उपधातु आर्तव है, रस बल वाली मेडिसिन देंगे बेटा यहाँ पे उसको, है ना। मेंसेस भले एक विड्रॉल हार्मोन से दे दो, क्योंकि पेशेंट पैनिक कर रहा होगा, 4-5 महीने से पीरियड नहीं आए, बट साथ में ऐड कर देंगे रस बल वाली औषधियां विद PCOD के लिए। अब PCOD के लिए आप आरोग्यवर्धनी ऐड कर सकते हो, दशमूल कर सकते हो, या सब कर सकते हो, एलोस कंपाउंड बहुत अच्छा है एलार्सन का, ये सब। बट पहले एक विड्रॉल लाओ और फिर चलाओ, नहीं तो वैद्य तपन कुमार की A फॉर आयुर्वेद में रसबल टैबलेट्स है, 2BD वो टैबलेट कर दो, ठीक है। मैम प्लीज रिपीट फाइब्रोएडिनोमा की मेडिसिन, साइटोक्रोल या कारसोना आती है ऊंझा की, वो दो, साथ में कांचना गुगुल दो, लेकिन ये दशमूल जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी सेल डिवीजन हो रहा है उसमें, तो दशमूल, कांचना गुगुल, त्रिकटु, कफ, कुछ भी इकट्ठा हो रहा है, ग्रंथि बन रही है, कफ है। मैम डोज क्या होती है? इसका डोज बेटा, मैम ये फाइब्रोएडिनोमा जो आपने ड्रग्स बताए हैं, कांचना 2BD, 1BD से कुछ नहीं होगा, त्रिकटु बिफोर मील्स 1BD, एंड दशमूल क्वाथ 3-3 चम्मच, साथ में मैंने क्या बोला था, साइटोक्रोल 80, है ना, ये 1BD, क्योंकि ये बहुत गर्म है, 1BD। पेशेंट अगर छाला या गर्मी बोले तो 1 कर देना, ठीक है। तो मैम ये पूरे 6 महीने तक कंटिन्यू करेंगे पेशेंट? 3 मंथ्स दो, फिर देखो, है ना, फिर श्रिंक हो रहा है फिर दो, ठीक है। मैम UTI में जैसे स्टीरॉइड का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो मैम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे? UTI को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, सबसे पहले, हाँ आवाज गूंज गई। मैम तीनों दोस्तों का अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जैसे पित्त की वजह से ज्यादा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यूरिन पेशाब की वजह से, तो पित्त की वजह से गर्म हो रहा है, पित्तशामक कुछ भी ठंडा, शीत सुधा दे सकते हो, चंद्रकला रस दे सकते हो, है ना। और फ्लो बढ़ाने के लिए अपने पास वंशील है, चंद्रप्रभा है, त्रिभंग है, टैबलेट आती है, बस मत दो, सबके टैबलेट्स आने लगे हैं, टैबलेट त्रिभंग है, उशीर आसव है, ये सब चंदन आसव है, बिल्कुल दो, बट फॉर 15 डेज। आप रिपोर्ट करा के देखना कितना अच्छा फ्लशिंग होता है। और अगर पेटेंट पे जाते हो बेटा, तो सबसे अच्छा UTI के लिए जो अभी है, दैट इज नीरी। नीरी बहुत अच्छा है, उसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है। मैम पोस्ट क्या पोस्ट ऑपरेट जैसे कैथेटर लगने से UTI हो जाता है, उसमें तो उसके लिए हम आयुर्वेद में यस, उसमें त्रिभंग जेनाइटो कैसे देना है मैम? 2BD। 2BD एक्चुअली मैम मेरी मदर इन लॉ को ही हो गया है, ऑपरेट के बाद उनको UTI हो गया है। तो उनको 2BD त्रिभंग टैबलेट दो, दूधपापेश्वर की है, और कुछ भी रिनाल का, यूराल, अगर डायबिटिक है तो फिर मैम नीरी स्टार्ट किया हुआ है,
डायबिटिक नहीं है, कल्चर पॉजिटिव था, तो नाइट्रोफ्रंटाइन 14 डेज का कोर्स चल रहा है विद नीरी। तो अभी हाँ, त्रिभंग 2 टैबलेट बीडी। 2 बीडी साथ में स्टार्ट कर दो, नहीं तो चंद्रप्रभा कर दो। चंद्रप्रभा बहुत अच्छी मदर इन लॉ है ना। हाँ, वो हाँ जी। उनका इनकॉन्टिनेंस भी रोक लेंगी, एज है तो चंद्रप्रभा दे दो, ठीक है। यस मैम, बेड पे यूरिन है तो बार बार यूरिन आ रहा है इन नाइट। हाँ, तो चंद्रप्रभा दे दे बेटा, वो कॉन्टिनेंस ओके इनकॉन्टिनेंस को इम्प्रूव करेगा एंड थोड़ा सा क्लीन कर दो यूरिथ्रा वजाइना वाला एरिया, है ओके। ना। अभी कैथेटर आउट है। हाँ तो जी। ये जितने ओके वॉशेस आए हुए हैं ना, हफ्ते में एक बार, नहीं तो फिट करी के पानी में कॉटन क्लॉथ लेके क्लीन कर दो, बट कहाँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाना, पूरा वजाइनल बैक्टीरिया यूरिथ्रा में वापस चला जाएगा, ऊपर से नीचे। ओके, थैंक यू मैम। हाँ। Then ma'am, what is the reason of lymph node swelling in axilla before menses? It is not lymph node axilla बेटा, सोनोग्राफी में आया है क्या? It is the axillary tail, tail of Spence, जो ब्रेस्ट की यहाँ तक जाती है। पेशेंट को यहाँ फुलनेस और पेन होती है, ठीक है। चेक करो लिम्फ नोड है, मुझे बताना फिर। लिम्फ नोड है तो देन इट इज समथिंग एल्स। लिम्फ नोड नहीं है और सिर्फ फुलनेस फील हो रही है, दैट इज टेल ऑफ ब्रेस्ट, है ना, जो एक्सिला में जाती है, टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं उसको। प्लीज ये हल्के में नहीं लेंगे बेटा, लिम्फ नोड है तो मुझे बताएंगे। ल्यूकोरिया में प्रदरांतक लॉ के साथ क्या लेना है? पत्रांगासव, मुस्ली खदिर आदि, ईदर ऑफ टू, दोनों अच्छे हैं, कोई एक आध पेटेंट मेडिसिन दे दो। हाइपर एसिडिटी इन प्रेगनेंसी, हाइपर एसिडिटी इन प्रेगनेंसी के लिए बेटा कामदूदा ठीक है, और ये ठीक है अपना प्रवाल सेफ है, वो दे सकते हो। हिमालय का हिमकोसिड बहुत अच्छा है, बट खाली पेट दो, खाने के पहले दो, ठीक है, और 3 बार दो, कोई दिक्कत नहीं। एनओव्यूलेशन प्रेगनेंसी अवॉइड कर। एनओव्यूलेशन प्रेगनेंसी क्या है बेटा? एन ओव्यूलेशन नहीं होगा, एन एम्ब्रियोनिक होगा। टेस्ट अगर बार बार हो रहा है तो टेस्ट कराओ, एक ही बार हुआ है तो दोनों वाइफ हस्बैंड को मेडिसिन दो, इसको फलग्रेड दे रहे हो उसको भी फलग्रेड दो, दोनों को 1-2 महीने के लिए नरिश करो, फिर प्रेगनेंसी ट्राई करने बोलो। देखो बेटा, रजब प्रवर्तनी से एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, उसकी वो बंद करके देखो, रजब प्रवर्तनी हटा दो, उससे एपिगैस्ट्रिक पेन बिल्कुल होता है, ठीक है। वो हटा के उसको आप नश पुष्पांतक रस या कुछ दे दो, और कामदूधा या सूत शेखर कुछ दे दो, मुझे सूत शेखर से बेटर कामदूधा लगता है। मैम, अगर इच्छा वेदी रस के बाद मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तो क्या विरेचक द्रव्य ऐड कर सकते हैं? बिकॉज इच्छा वेदी के साथ नॉर्मल कोल्ड वाटर देते हैं और बाकी के साथ उष्ण। हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, अगर इच्छा वेदी से नहीं हो रहा है तो बिल्कुल दे सकते हैं बेटा। मैम, प्रेगनेंसी में फ्रेश ब्राह्मी पत्ते और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ब्राह्मी पत्ते क्यों देने हैं बेटा? आपको क्या पता कि वो पॉइजनस है कि नहीं है? हम पत्ते पहचान नहीं सकते ना। नो नो, डोंट टेक रिस्क इन प्रेगनेंसी। दशमूल तो अवेलेबल नहीं है, क्या नहीं अवेलेबल है? दशमूल टैबलेट्स अवेलेबल हैं, मेरे पास है। मैम, आपको व्हाट साइज ऑफ एंडोमेट्रियोमा कैन बी ट्रीटेड? अच्छा, अप टू विद आयुर्वेदिक मेडिसिन। एंड इसको बेटा व्हाट साइज, कितना बड़ा है? 5 के बाद तो मैं मना ही कर देती हूँ, 3 के बाद थोड़ा सा डाइसी हो जाता है, उससे छोटा है बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम अगेन लेखन चिकित्सा देंगे, वरुण देंगे, कांचनार देंगे, रसपाचक चिकित्सा देंगे, वटियां आती है महाराज की, रसपाचक वटी। बेस्ट मेडिसिन फॉर हाइपर एक्टिविटी, व्हाट हाइपर एक्टिविटी प्रीति? मैम, लो एमएच एंड पुअर एग क्वालिटी में भी यस, बिल्कुल देना है, फलग्रित से देना है। विरेचन द्रव्य त्रिव्रत सबसे अच्छा है। रजब प्रवर्तन से 5 महीने का पीरियड नहीं आएगा बेटा, गिव हर हार्मोन का विड्रॉल, एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव अहेड। उसके बाद आप अपनी मेडिसिन स्टार्ट करिए। 21 years फीमेल पीसीओडी पीरियड्स आफ्टर 2 months, बट अगर हर 2 महीने में अंजू रेगुलरली आ रहे हैं और अच्छे से आ रहे हैं तो उसकी साइकिल बड़ी है, उसको मत डिस्टर्ब करो, बट मेडिसिन चलने दो, है ना। मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड।
40 इयर्स के जिनकी यूएसजी नॉर्मल है बट उनको 20 डेज में पीरियड्स आते हैं, हेवी ब्लीडिंग एंड सिवियर बैक पेन, उनका परवजाइनल एग्जामिनेशन करो, कहीं कोई पॉलिप तो नहीं है, एक्सटर्नल पॉलिप सोनोग्राफीज में नहीं दिखते हैं, वो चेक करो और पित्त शामक चिकित्सा करो। मैम प्रेगनेंसी में अपने अम्ल पित्त के लिए, एसिडिटी के लिए क्या द्रव्य बताए थे? झंडू का ज़ानासेड डीओ जिसमें सिर्फ मुलट्ठी और मोती है, सेफ है प्रेगनेंसी में। प्रवाल पिष्टी दे सकते हो, कामदूधा इज सेफ, नहीं लघु सूचेकर इज सेफ, सॉरी लघु सूचेकर इज सेफ, हिमकोसिड ऑफ हिमालय इज सेफ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन रस ऑफ हाई अवॉइड, बेटा मैं नहीं देती हूँ, नो रश ऑफ डिजीज इन प्रेगनेंसी नहीं। रज प्रवर्तनी वटी कैसे यूज करना है मैम, किस में यूज करना है रचना? ओलिगोमेनोरिया। मैम हिर्सुटिज्म विद पीसीओडी हिस्ट्री जिस पेशेंट को है, हिर्सुटिज्म को ट्रीटमेंट के लिए कैसे प्लान करें? हिर्सुटिज्म में पित्त बेटा, पित्त 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 को कंट्रोल करेंगे अलोंग विद पीरियड को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स। हमारे पास तो आयुर्वेद में ना क्वालिटी है, ड्रग्स है बहुत सारी कि हम उस टिपिकल दोष को भी कम कर सकते हैं एंड बाकी चीजों के लिए भी हमारे पास हर एक के लिए दवाई है। अब जैसे ये पूछ रही है कोई कुलसुम नूर है, ओलिगोमेनोरिया या स्कैंडी मेंसेस में क्या देना है? आपका फोकस बेटा ओलिगोमेनोरिया पे है, आपको फोकस रखना है कि इसके एंडोमेट्रियम बन नहीं रही, यानी रस का क्षय है, ब्रीहन चिकित्सा देंगे अगर पीसीओडी नहीं है तो। हाँ ये ना हो कि वो बहुत मोटी है पीसीओडी और मैं बोल रही हूँ उसको ब्रीहन देना, तो पहले पेशेंट का सब बताओ मुझे, वो थायराइड पेशेंट तो नहीं है, बहुत स्ट्रेस में तो नहीं रहती, मोटी है कि दुबली है, ऐसे हम ना सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स पे जा रहे हैं, वो नहीं करना है बेटा। आपको पूरा देखना है, जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आई एम ऑन दी ओबेसर साइड, है ना, मीनोपॉजल एज है, 52 एज है, बाल पतले हो रहे हैं, है ना, मुंह सूखता है, तो ये पित्त है। व्हाट आई शुड डू अपने ट्रीटमेंट के लिए? कुछ नहीं, पित्त शामक चिकित्सा, बस इस तरीके से। तो तुम्हारी ओलिगोमेनोरिया वाली को क्या है वो मुझे पूरी हिस्ट्री दोगे तो बता पाऊंगी। बेस्ट मेडिसिन फॉर हाइपर एसिडिटी एज 60, इनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, खाना ठीक से पच नहीं रहा होगा तो वहीं पड़ा रहता है ना। शंखवटी दो, शंखवटी से बहुत अच्छे से अच्छा फील करते मैम हैं। 2 days ड्यूरिंग पीरियड्स अगर ब्लीडिंग आती है 2 days, थर्ड डे कुछ नहीं तो नॉर्मल है पीरियड्स के लिए? यस इट इज नॉर्मल, अगर वो 2 दिन में वो 2 पैड बदल रही है, पर डे 1 पैड अगर लूज हो रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दो, 3 महीने के लिए उसको दे दो, मेडिसिन दे दो। मेडिसिन में आप दशमूल के साथ कुछ एड ऑन करोगे, रजा प्रवर्तनी नहीं करना, वो स्टिमुलेंट है, हमें ब्लीडिंग का फ्लो बढ़ाना है ना, और फ्लो बढ़ाने के लिए सोचना, ऐसा नहीं कि बढ़ा दिया। रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है, कुछ साइकिल में 1-2 में अगर हो जाए, वैसे कभी 3 days भी हो जाता है। उसको दशमूला रिष्ट दे दे, दशमूला रिष्ट अल्कोहलिक है ना, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, अरिष्ट और अल्कोहलिक 9 to 11% अल्कोहल, स्टिमुलेट हो जाएगी थोड़ी सी, दशमूला रिष्ट दे दे, 3 महीने पीने बोल दो उसको। ओके ओके मैम मिस्ड अबॉर्शन का क्या कॉज है? हार्ट बीट आकर वापस चले जाना, इसको कैसे ट्रीट करना है? तुमको सब कुछ आज ही समझना, आगे के सेशन में पूजा ने बहुत अच्छे टॉपिक्स रखे हुए हैं, टॉर्च टेस्ट वगैरह, वो तब नहीं समझने तो मैं सब आज बता देती हूँ। बोलो पूजा। अच्छा ये टॉर्च रीजन हो सकता है, हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस में रिपोर्ट्स देखो, मॉर्फोलॉजी कैसी है, ही इज डायबिटिक या हाइपोथायरॉइड तो नहीं, पेशेंट हाइपोथायरॉइड तो नहीं है, ये सब देखना है। रजत प्रवर्तनी पीसीओएस ठीक है, बहुत अच्छा काम नहीं करती है बेटा, क्योंकि पीसीओएस का कारण देखना होता है हमें। मैंने वही कहा ना, कांचनार आरोग्यवर्धिनी रजत प्रवर्तनी नहीं, थोड़ा सा मुझे पीसीओएस के पेशेंट का आप लिख के दोगे तो मैं ज्यादा अच्छा बता पाऊंगी। कांचनार रजत प्रवर्तनी आरोग्यवर्धिनी दे रही हूँ, क्या दे सकते हैं? और यस ये क्वेश्चन ठीक है, इसमें अगर उसको बेटा क्या कहते हैं, थोड़ा सा पिगमेंटेशन और ये सब आ रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी उसका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, तो उसको तगर या ब्राह्मी ऐड कर दो, बढ़ जाता है इन बच्चों में क्योंकि इनकी हर चीज गड़बड़ा जाती है, वो ऐड करो तो थोड़ा मानसिक काम होगा।
और अगर पेशेंट मानती है तो नस से उसको सिखा दो, फिर वो घर पे करे ऑल्टरनेट डे, तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। परनीत पुनीत। पूजा क्या करें, बहुत सारे हैं। मैम प्लीज वन क्लास ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन प्रेगनेंसी, दिस वी आर प्लानिंग बेटा। ऑब्स्टेट्रिक्स का एक अलग सेशन करेंगे, है ना, बहुत सारे हैं ऑब्स्टेट्रिक्स में कॉमन प्रॉब्लम्स। ओलिगोमेनोरिया हो, ये तो वही क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर हिस्टोरिज्म। मैम आज बस कर दीजिए, चलो ठीक है, ये बहुत समझदार बच्चा है, जो भी है जिसने बोला है बस कर दो, तो चलो बस करते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं, क्लोज करें पूजा? जी मैम क्लोज करते हैं। क्लोज करते हैं। चलिए ओके देन, गुड नाइट, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। गुड नाइट। सबको थैंक यू PPT मैम, ऑलरेडी बड़ा शेयर अच्छा कर दी है। सेशन था। थैंक यू वेरी ओके मच। ओके, गुड नाइट बाय। थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू।